माफिया अतीक अहमद की रिमांड कॉपी से कई खुलासे होने के बाद अब लगातार यूपी पुलिस के साथ ही यूपी एटीएस भी एक्टिव है। यूपी एटीएस की टीम लगातार प्रयागराज में कैंप कर रही है। कोशिश की जा रही है कि जब तक माफिया अतीक अहमद की रिमांड पुलिस के पास है उस दौरान उससे लंबी पूछताछ की जाए और ज्यादा से ज्यादा सवाल उससे जानने की कोशिश की जाए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब यूपी पुलिस को जानने हैं, जिसको लेकर लगातार यूपी पुलिस कोशिश कर रही है। एटीएस भी लगातार कोशिश कर रही है क्योंकि पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर वो भी कोशिश होगी कि जो हथियारों का जखीरा बातचीत में पता चला था कि उसके पास है वो कहां पर है, यह जानने की भी कोशिश होगी और कहीं न कहीं उस दिशा में लगातार अतीक अहमद से पूछताछ जारी है। हालांकि इस पूरे पूछताछ के दौरान उसका भाई अशरफ और अतीक दोनों को लेकर यूपी पुलिस और एटीएस की टीम उन जगहों पर जाएगी जहां पर ये हथियार हो सकते हैं या अतीक की निशानदेही पर वो बरामद कराए जा सकते हैं, क्योंकि पूरे मामले पर अतीक की रिमांड शीट में ये सारी चीजें विवेचक ने लिखी थी और उसने ये बताया था कि ये सारी चीजें अतीक अहमद से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चली हैं। अब देखना यह है कि इस पूरी पूछताछ के बाद जब अतीक अहमद को लेकर पुलिस सर्च करती है तो क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी और शूटर गुलाम का गुरुवार की दोपहर को हुआ इनकाउंटर के बाद लगातार यहां पर एक असमंजस की स्थिति बनी रही। जो असद है उसके जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उसके जो फूफा हैं वो यहाँ पर पहुँचे। हालांकि फूफा ने किसी भी तरीके से कोई भी बात करने से मना तो कर दी और इसके अलावा जो गुलाम है, गुलाम के जो परिजन हैं यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अब ऐसे में यही आने वाले समय में देखा जाएगा कि आखिर असद का तो शव प्रयागराज चला जाएगा, लेकिन जो गुलाम है उसके शव का कहाँ पर उसको दफनाया जाएगा यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन और स्थानीय पुलिस और इसके अलावा जो भी पुलिस वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस मामले में किसी भी प्रकार से कोई भी बात कहने से मना कर रहे हैं और कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। असद अहमद गुलाम मोहम्मद के इनकाउंटर के बाद फरार आरोपियों की तलाश में एसटीएफ की टीमें जुट गई हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल झांसी में इनकाउंटर हुआ उसके बाद जो अन्य फरार आरोपी हैं उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। कहीं अगर उनका एसटीएफ से सामना होता है तो वो भी मुठभेड़ में ढेर ना हो जाएं। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अतीक की पत्नी शाइस्ता कोर्ट में जाकर सरेंडर कर सकती हैं। तो वहीं अगर हम गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हालांकि गुड्डू मुस्लिम जिस तरीके से अपनी लोकेशन बदल रहा है उसके कारण उसको गिरफ्तार करने में थोड़ी चुनौती एसटीएफ के सामने आ रही है। अब देखना होगा कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को कब तक गिरफ्तार करने में सफलता एसटीएफ को मिलती है। फिलहाल जिस तरीके से पूछताछ के दौरान जो अतीक अहमद है वो फूट फूट कर रोया है, जिस तरीके से उसने कहा है कि वो सब उसका किया हुआ था, उसमें असद की कोई गलती नहीं थी। हालांकि असद जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था उसके बाद लगातार तलाश की जा रही थी। 49 दिनों तक वो फरार रहा और गुलाम मोहम्मद के साथ रहा। तो ऐसे में एसटीएफ को जब जानकारी मिलती है कि वो झांसी में है और झांसी में एसटीएफ की टीमें उसको घेराबंदी करते हैं तो अंधाधुंध दोनों तरफ से फायरिंग होती है जिसमें असद का इनकाउंटर हो जाता है। अब देखना होगा कि बाकी बचे हुए आरोपियों को कब तक एसटीएफ गिरफ्तार कर पाती है। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद और एक शूटर जो गुलाम, जिसकी झांसी में एसटीएफ व झांसी पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया, वहीं उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात लालगंज बैसवारा का सिपाही राघवेंद्र सिंह को भी 3 गोलियां लगी थी और वो शहीद हुआ था। फिलहाल उनकी इनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं से उनकी मां और बहन की प्रतिक्रिया सामने आई है और जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए ये ज़रूर कहा है कि उम्मीद ज़रूर थी कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी मिलेगा ये उम्मीद नहीं थी। फिलहाल जिस तरह से इन दोनों को इनकाउंटर में गिराया गया है, अभी भी उम्मीदें जगी हैं कि उसके मुख्य साजिशकर्ता अतीक अहमद व उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी कार्रवाई और उसके भाई अशरफ पे कार्रवाई कब होगी इसका हमें इंतज़ार है। और मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए परिवार अब थोड़ी चैन की सांस जरूर ले रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है अब माफिया या इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। असद का ये वीडियो वैसे तो काफी पुराना बताया जा रहा है और साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब असद महज 12 साल का था। 12 साल का असद वायरल हो रहे इस वीडियो में हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है।
12 साल का ये असद ये हवाई फायरिंग अपने पिता अतीक की कमांड पर कर रहा है। जैसे ही पिता कहता है चलाओ, असद ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करना शुरू कर देता है। ये वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जब असद अपने मामा की शादी में गया हुआ था। असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली। आपको बता दें कि अब उनके प्रत्याशियों की जो सूची है वो अंतिम दौर में है। लगातार 2 दिन से प्रदेश मुख्यालय पर चल रही पर्यटन बैठक आज थम गई है और अब से कुछ देर बाद कोर कमेटी की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के 17 नगर निगम के मेयर और 199 नगर पालिका के अध्यक्ष कौन होंगे। इसको लेकर लगातार जो हमने देखा था किस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी के बाद क्षेत्रवार जो बैठकें हुई थी उसमें पैनल का नाम दिया गया था उन पदाधिकारियों के द्वारा कि जो वहाँ के प्रभारी बनाए गए थे। साथ ही साथ प्रभारी मंत्रियों ने भी वहाँ की स्क्रीनिंग कमेटी पर बैठक की थी और जहाँ पे मजबूत कैंडिडेट था वहाँ पे सिर्फ एक नाम दिया गया और जहाँ पे 2 से ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट थे वहाँ पे 3 कैंडिडेट दिए गए। माना जा रहा है कि अब इंतजार का क्रम खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी सूची है वो आज देर रात या कल सुबह एक बार जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एक बार फिर बीएसपी ने मुस्लिम ट्रम्प कार्ड फिर से खेलना शुरू कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना मेयर प्रत्याशी जो घोषित किया है वो अरमान मलिक की पत्नी है, यानी शाहीन बानो को इस बार अपना मेयर प्रत्याशी चुना है और उन्हें टिकट देकर के जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ करने की पहले से ही मायावती की जो रणनीति थी उस पर कितना कामिल होने के लिए फिर से एक बार मुस्लिम कैंडिडेट को अपने लखनऊ पर उतारा है। यानी कि इससे पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से कयास लगाई जा रही थी कि इस बार या तो ब्राह्मण चेहरा होगा या तो फिर कयास होगा, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब एक बार फिर से मुस्लिम कैंडिडेट पर फिर से भरोसा जताया है। यानी कि ये भरोसा कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस बार बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से मुस्लिम कैंडिडेट पर पूर्ण भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के चुनावों की तारीखों का घोषणा हो चुकी है, जिसमें नामांकन पत्र की भी तिथियां जारी हुई, जिसमें पहले चरण के मतदान के लिए जहां नामांकन किए जा रहे हैं खीरागढ़ नगर पंचायत और जगनेर नगर पंचायत के फॉर्म उपजिला अधिकारी खीरागढ़ तहसील में भरे जा रहे हैं, जहां 20 वार्डों के लिए 20 फॉर्म खरीदे गए हैं और नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए केवल और केवल नगर पंचायत खीरागढ़ का एक फॉर्म निर्दलीय के रूप में पूर्व चेयरमैन की पत्नी ने शिवानी गर्ग ने भरा है। और भी फॉर्म है जहां बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब हमारे सिंबल मिले और सिंबल पे हम लोग पर्चा दाखिल करें। और तमाम नगर पंचायत खीरागढ़ और जगनेर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बैरिगेटिंग लगाकर के प्रशासन अलर्ट पर है, जहां कहीं भी कोई इस तरह का हादसा ना हो, चाहे परमिशन की बात हो चाहे कोई भी हो। आचार संहिता लगते ही चाहे कोई भी कार्यक्रम हो तमाम परमिशनें ली जानी हैं। परमिशनों के बाद ही तमाम प्रोग्राम और कार्यालय खोले जा सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले सत्येंद्र जैन फिर मनीष सिसोदिया लगातार न्यायिक हिरासत में है। इसी बीच अब खबर आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन भेजा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 अप्रैल को सीबीआई के समक्ष पेश होना है। इसी बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि जैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया वैसा ही वो भुगत रहे हैं। इसी बीच जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, चाहे मनोज झा की बात करें, उनकी ओर से बयान आया है कि जो मोदी जी हैं वो विपक्ष के नेताओं को गैस चैम्बर में बंद क्यों नहीं कर देते नाजी स्टाइल में। इसके साथ ही संजय सिंह भी आक्रामक रूप में नजर आए। संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई कर रही है और 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है और कहीं न कहीं उन्हें परेशान करने की मंशा से इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। दिल्ली राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के पहले सीडीएस रहे जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया और एमडीडीए द्वारा निर्मित पार्क का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर देश के प्रथम सीडीएस रहे जनरल विपिन रावत की दोनों बेटियां भी मौजूद रहीं, जबकि पार्क को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एमडीडीए एजेंसी के वीसी बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। हर हर महादेव, जय जय बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है चार धाम यात्रा, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड देवभूमि चारों धाम भोले बाबा के जयकारों से गूंजने वाले हैं। वहीं इसके साथ ही चारों धाम सज धज के तैयार हो गए हैं। जी हां, आपको ज्यादा जानकारी देते हुए बता दें कि श्रद्धालुओं में इस बार भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो भारी संख्या में श्रद्धालु धाम में दर्शन करने के लिए
रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन के अलावा श्रद्धालु ध्यान गुफा में भी काफी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं यही माना जा रहा है कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया था, उसके बाद से इस ध्यान के बाद यात्रा की काफी बम्पर बुकिंग शुरू हो चुकी थी। वहीं ध्यान गुफा की इस साल जून तक की बुकिंग फुल बताई जा रही है। वहीं इसके साथ ही श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा गया कि 2 साल कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा में काफी प्रभाव पड़ा है। यात्रियों को जो श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं कोविड की वजह से काफी परेशान नजर आए। पर अब ऐसा लग रहा है कि इस तरह जो भी समस्याएं थी श्रद्धालुओं की, वो सारी समस्याएं दूर हो गई हैं और श्रद्धालु पहले से ही अपने बाबा के कपाट में दर्शन करने के लिए आने वाले हैं और भोलेनाथ से सारी मनोकामनाएं मांगने वाले हैं। ऐसा कहते हैं ना कि जब कई सालों बाद कई रुकावटें आपके रास्ते में आए तो अचानक वो रुकावटें दूर हो जाए तो काफ़ी उत्साह और जोश देखने को मिलता है। तो वही जोश और वही उत्साह भक्तों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बुकिंग चल रही है और कहीं ना कहीं गुफा की अगर बुकिंग की बात करते हैं तो वो भी फुल हो गई है। तो इसको देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं इस बात का कि इस बार चारधाम यात्राओं को लेकर भक्तों के अंदर कितना उत्साह है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर लखनऊ में सभी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रही हैं और उनको माल्यार्पण कर रही है, पुष्पांजलि अर्पित कर रही है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह ही अपने कार्यालय पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि जनहित में तमाम काम जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने किए और उनकी जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुँचाया जाएगा। आज जनपद में निकाय चुनाव को बेहतर बनाने के लिए जनपद पीलीभीत के अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि पीलीभीत में जिला निर्वाचन अधिकारी पिरामिड लक्ष्यकांत ने भी अपनी टीम घोषित की है। तो वहीं जनपद में 415 मतदान स्थल बनाए गए हैं जहां पर मतदाता अपना मत देंगे। तो वहीं 1,53,000 पुरुष मतदान करेंगे, तो 1,39,000 से अधिक महिलाएं मतदान करेंगी। जनपद पीलीभीत में इस समय चुनाव की तैयारी को बेहतर ढंग से कराने के लिए जिला अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। वहीं अगर जनपद पीलीभीत की बात करें तो 3 नगर पालिकाएं और 7 नगर पंचायतों में चुनाव होना है, जिसके लिए हर अधिकारी वहां पर तैनात किया गया है और चुनाव को बेहतर ढंग से करने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव को लेकर के क्या निष्पक्षता के साथ चुनाव होता है, किन गतिविधियों के साथ, किन अधिकारियों के साथ, किन बेहतर सुविधाओं के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ पे चुनाव संपन्न कराएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहराइच के कतनिया घाट संरक्षित वन जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज के हसुलिया गांव में एक महिला वन जीव के हमले का शिकार हुई है। हसुलिया गांव की निवासी एक महिला शाम को अपने खेत में गेहूं काट रही थी। उसी दौरान जंगल से निकले टाइगर ने उसे उठा लिया। हालांकि इस दौरान प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसके बेटे ने उस बाघ से संघर्ष कर अपनी मां को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा। घटना के शोर शराबे के बाद भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए और उन्होंने जब हांका लगाया तब जाकर महिला का शव छोड़कर वो टाइगर जंगल की ओर भाग गया। ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पूर्व भी अनेकों लोग दोनों वनजीवों के हमले का शिकार हुए हैं। इस साल में अगर बात की जाए तो इस साल में अब तक आधा दर्जन लोगों की वनजीवों के हमलों में मौत हो चुकी है, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मानव और वनजीवों के बीच बढ़ते हमले को लेकर वन विभाग सतर्क है और उसने इस संबंध में जागरूकता अभियान भी चला रखा है, लेकिन वनजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहराइच बागपत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जो इस वक्त जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल मैं आपको बता दूं, वह जनपद के खेगड़ा थाना क्षेत्र रटोल की वीडियो बताई गई है, जहां पर एक युवक होटल पर रोटियों पर थूककर रोटियां बना रहा है। वहीं वह बैठे किसी युवक ने अपने मोबाइल में वह वीडियो कैद की और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वही वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मेरठ में विधायक के पीए की गुंडई सामने आया है। पुलिस वर्धता और एक व्यक्ति से
स्कूटी को लेकर विवाद हुआ। दरोगा और सिपाही मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कराया, लेकिन विधायक साहब के पीए ने जमकर उत्पात किया। लगातार जिस तरह से मेरठ में माहौल बिगड़ रहा है, उसके बावजूद मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार विधायक के पीए रितेश का इसी तरह से पहले भी कई बार मामला सामने आया, उसके बाद आज फिर एक बार देर रात का मामला है, जहां पर रितेश दारू के नशे में चाउमीन खा रहा था। उस वक्त स्कूटी टकराने को लेकर के विवाद होता है। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है, मामले को शांत कराने का प्रयास करती है, लेकिन रितेश विधायक का पीए है, मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जमकर थाने के बाहर नारेबाजी होती है, थानेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती है। उसके बाद मौके पर क्षेत्र अधिकारी अमित कुमार राय पहुंचकर मोर्चा संभालते हैं, मामले को शांत कराते हैं और साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं को शांत कराने का काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए, मेरठ के अंदर जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं की गुंडाई देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जो पीए है वो पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुका है। लगातार इसी तरह से पुलिस पर और कभी आम जनता पर अभद्रता करता हुआ नजर आता है। गोलियों की तरतराहट, मातमी धुन और साथ ही साथ शबद कीर्तन के साथ सरदार उधम सिंह को याद किया गया। गिरजाघर चौराहे पे जो नज़ारा था वो न केवल देशभक्ति के से ओतप्रोत था, बल्कि काशीवासी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ नमन भी किया। सरदार उधम सिंह जालियांवाला बाग जिसकी घटना के एक नायक थे, उस नायक का कल न केवल सम्मान हुआ, बल्कि ये कहा जाए कि काशीवासियों ने लोगों को देश के प्रति, शहीदों के लिए सम्मान रखने की एक भाव को भी प्रदर्शित किया। समझा जा सकता है कि हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो देश के सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजरे, और शहीद कुछ ऐसा ही करके आज सम्मान के सर्वोत्तम शिखर पे हैं। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के करोड़वा गांव में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब बिजली के जर्जर तार गिरने की वजह से खेत में आग लग गई। आग लगने के बाद में सूचना पर मौके पे पहुंचे किसान ने जब आग बुझाने का प्रयास किया तो मौके पे जो किसान पहुंचा था, करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और देखते ही देखते जिस तरीके से ये हादसा हुआ, हादसे के बाद में जो और लोग यहाँ पे पहुँचे थे उनको भी करंट के झटके लगे, लेकिन जिस तरीके से आग लगी है, आग लगने के बाद में जो फसल थी वो फसल जलकर जो है राख हो गई, साथ में किसान का शव भी जल गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार बिजली विभाग की लापरवाहियाँ गोंडा में देखने को मिल रही हैं, इस गांव में जब आग लगी है इसके बाद में पहले भी इसकी सूचना, क्योंकि जर्जर जो तार थे उसकी सूचना पहले भी अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब ये बड़ा हादसा हुआ है, हादसे के बाद में बिजली विभाग के अधिकारी मौके पे तो पहुंचे हैं, लेकिन इसकी सूचना दी गई थी तो बिजली विभाग ने सप्लाई तक नहीं काटी। गोंडा के परसपुर मोदीनगर पुलिस ने 2 साथी ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मोदीनगर पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा व 1,41,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल मोदीनगर पुलिस ने दोनों साथी ठगों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। वहीं दोनों पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। मोदीनगर पुलिस सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार नाकाम साबित हो रही है। मामला केंद्रीय कारागार जेल का था, जहां पर डॉक्टर कुमार गुप्ता ने केंद्रीय वरिष्ठ अधीक्षक और डिप्टी जेलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर कुमार गुप्ता का आरोप है कि आहार सूची बढ़ाने के लेकर और जेल के जो कैदी हैं उनकी नाम की सूची बढ़ाने को लेकर लगातार दबाव दिया गया। जब इस बात की लेकर डॉक्टर कुमार गुप्ता ने इनकार किया तो डिप्टी जेलर द्वारा उनके साथ अभद्रता की। इस बात को लेकर चिकित्सक जो कुमार गुप्ता हैं उन्होंने सीएमओ आगरा से शिकायत की है और अपनी जान का खतरा भी बताया है। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह होगी कि डिप्टी जेलर और वरिष्ठ अधीक्षक पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई होगी। कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान के पास बिजली विभाग की एसटी लाइन में स्पार्किंग हो जाने से 2 झोपड़ियों में आग लग गई। आपको बताते चले कि पूरा मामला गोविंदनगर थाना क्षेत्र के निराला नगर रेलवे मैदान के पास का है, जहां पर अचानक एसटी लाइन में शॉर्ट सर्किट हो जाने से चिंगारी झोपड़ी में आकर गिरी, जिसकी वजह से 2 झोपड़ियां जलकर पल भर में ही खाक हो गई। गली मत ये रही कि झोपड़ी में जिस वक्त आग लगी उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया है।